गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं आज आपको भौतिक विज्ञान के प्रकरण प्रणोद तथा दाब के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? हम रेगिस्तान में देखते हैं कि ऊंट जो है वो इजीली जो है दौड़ पाता है, तो उसका क्या कारण है? नेक्स्ट, काटने वाले जो औजार होते हैं उनकी आपने देखी होगी कि धार तेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाकू हम देख सकते हैं, तो उसकी क्या होती है, धार तेज होती है। ठीक है। इसके अलावा किसी ट्रक या बस के टायर अधिक चौड़े होते हैं, देखा है आपने? तो ये किस वजह से होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए इन सब प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए हमें जो है आज प्रणोद तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रणोद क्या होता है। ठीक है। तो प्रणोद के लिए आपको एक पोस्टर दिखाई दे रहा है, एक चार्ट है, जिसके अंदर हम फर्स्ट एक कंडीशन लेते हैं, जिसके अंदर किसी बुलेटिन बोर्ड पर एक चार्ट लगाना चाहता है कोई लड़का, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह कार्य करने के लिए ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठे से दबाना होगा। ठीक है। किसी भी हमारे रूम में हम बुलेटिन बोर्ड पर अगर हम कोई चित्र या फिर कुछ भी लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेन्स को उसके ऊपर लगाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंगूठे से पुश करना पड़ता है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हमें इस अवस्था में जो है हम जो उसका पिन का जो चपटा भाग होगा उसको हम जो है उस पर बल लगाते हैं। ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हम उस पर बल लगाएंगे वो उसके लंबवत लगता है पिन के, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह बल बोर्ड की सतह के लंबवत लगता है। नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, जो कि कहती है आप एक शिथिल या फिर ढीले रेत पर खड़े हैं, आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेटिए। ठीक है। जब आप खड़े रहते हो तो आपके पैर जो है वो धंस जाते हैं मिट्टी के अंदर, लेकिन जब आप उसके अंदर लेटते हो तो आप देखना कि आपका शरीर रेत में पहले जितना नहीं धंसता। दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। ठीक है। दोनों कंडीशंस में आप देखोगे तो एक में तो आप पूरे जो है वो धंस जाते हो, मतलब मिट्टी में अंदर पैर धंस जाते हैं, लेकिन अगर आप लेटते हो तो पहले जितना नहीं धंसते। तो इसके अंदर इन दोनों कंडीशन से हम देख सकते हैं, इन दोनों का जो है हमारा लॉजिक हम देखेंगे तो हमारा शरीर के भार की बात आती है। ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, इन दोनों कंडीशन के अंदर जो हमारा बल लग रहा है वो जो है वो लंबवत लग रहा है। तो इस तरह प्रणोद जो है वो क्या होता है, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों कंडीशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। जब आप शिथिल रेत पर खड़े होते हैं तो बल अर्थात आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। जब आप लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है। ठीक है। तो रेत पर प्रणोद का प्रभाव जो है वो लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने की स्थिति में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो प्रणोद का यहाँ पर अगर हम इफेक्ट देखते हैं तो जब आप लेटे रहते हो तो आपकी लेटे हुए की अपेक्षा जो है खड़े होने की स्थिति में हमारा प्रणोद ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका इफेक्ट बताया गया है प्रणोद का। ठीक है। तो अब तक हमने देख लिया कि प्रणोद किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि दाब क्या होता है। ठीक है। तो दाब जो है वो हमारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा जो घेरा हुआ क्षेत्र होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार हमारे दाब का फॉर्मूला होगा प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब हम दाब इज इक्वल्स टू प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल है, तो प्रणोद को जो है प्रणोद की हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, जिससे हम आयतन को मीटर क्यूब में लेते हैं या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह की यूनिट में लेते हैं। वैसे क्षेत्रफल की यूनिट हमारी स्क्वायर में होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रणोद की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर हम स्क्वायर अगर अपॉन में होता है तो हम उसको इन्वर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मीटर क्यूब हमारा अपॉन में होता है तो हम क्या लिखते हैं, मीटर की पावर -3। तो इस तरीके से दाब का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है। अब दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त किया जाता है। एक साइंटिस्ट है ब्लेस पास्कल, जिन्होंने जो है इसके कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनके सम्मान में जो दाब का एसआई मात्रक है उसको पास्कल कहा जाता है, जिसे हम पीए के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो है
चाकू जो है वो हमारे तेज धार वाले होते हैं। उसके अलावा जो रेगिस्तान में ऊँट है वो इजीली दौड़ पाता है, तो उसका इन प्रणोद और दाब के कारण ही ऐसा होता है। तो इस प्रकार वही बल जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो अधिक दाब तथा बड़े क्षेत्रफल पर कम दाब लगता है। यही कारण है कि जो कीलों के सिरे जो है वो नुकीले होते हैं, जो कि हम देखते हैं। चाकू की तेज धार होती है तथा भवनों की नींव नींव चौड़ी होती है। ठीक है, जो भी हम मकान वगैरह बनाते हैं तो उनकी नींव वगैरह चौड़ी की जाती है। वैसे ही जैसे हमने जो है स्टार्टिंग में देखा था कि ऊँट रेगिस्तान में इजीली दौड़ पाते हैं, चाकू की धार की बात हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रणोद और दाब के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो तरलों में जो होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, तो तरलों के अंदर भी दाब होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है दाब। हमने सिर्फ ये दाब देखा, दाब की डेफिनेशन देखी। अब तरलों में यानी लिक्विड्स के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें भी दाब किस प्रकार होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। सभी द्रव या गैसें तरल होती हैं। ठीक है, हमें पता है कि सभी जो लिक्विड्स हैं, गैसें होती हैं, वो सब तरल होती हैं। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु है या सॉलिड वस्तु है वो अपने भार के कारण सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है, उसमें भी वेट होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। ठीक है, किसी परिरुद्ध तरल के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो सकता है। तो इस तरह से हम तरलों के दाब को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, उत्प्लावकता को हम जो है हमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, हम जब आपने देखा होगा कि जब भी आप तालाब में तैरते हो तो अपने आप को जो है हल्का महसूस करते हो, या फिर कभी आपने जो है कुएं से पानी खींचा हो तो आप ये अनुभव करेंगे कि जब आप पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी से बाहर आती है तो वह ज़्यादा भारी लगती है। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि लोहे तथा स्टील से बना जलयान जो है वो समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतने ही भार का लोहा तथा स्टील यदि चादर के रूप में हो तो वह डूब जाता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें उत्प्लावकता के बारे में जानना होगा। तो उत्प्लावकता का अर्थ समझने के लिए हम जो है एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, क्रियाकलाप। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लास्टिक की खाली बोतल लेंगे। ठीक है, हमारे घर में, ठीक है, एक प्लास्टिक की बोतल है। ठीक है, बोतल के जो मुंह को एक वायु रुद्ध डार्ट से बंद कर देंगे। यानी कि बोतल है और बोतल को हमने, खाली बोतल को एक ऊपर डार्ट यानी किसी ढक्कन से वायु रुद्ध जो डार्ट है उससे बंद कर देंगे। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे। ठीक है, एक खाली बोतल है और उसको हमने पानी की भरी बाल्टी में रख लिया। आप लोग क्या देखेंगे, जैसे खाली बॉटल को अगर आप उसको ढक्कन से बंद करके उसके अंदर डालोगे तो क्या देखोगे, ठीक है, हमारी बाल्टी जो है वो तैरेगी। हमने देखा है, ये करके देखते हैं हम, ये तो हमारी बोतल क्या होती है, वो तैरती है। अब हम उस बोतल को पानी में वापस से धकेलेंगे। ठीक है, हम फिर से क्या देखेंगे, बोतल जो है वो एक ऊपर की तरफ धक्का महसूस करती है और इससे अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न करेंगे हम। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इसे अधिक गहराई में धकेलने की कठिनाई अनुभव करेंगे। ठीक है, जब आप इसको अंदर अगर धक्का देंगे कि बाल्टी के अंदर ये वापस जाए, पर वो नहीं जाएगी, वो एक अंदर से एक धक्का महसूस, हमें एक धक्का अनुभव होगा कि जैसे नीचे से कोई धक्का आ रहा है। ठीक है, यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह डूब न जाए। ठीक है, हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं तो इससे हमें पता लग रहा है कि जब हम उसको अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं तो अंदर से ऊपर की तरफ भी एक बल लगता है। ठीक है, जो कि उसको बोतल को ऊपर की तरफ ढकेलता है। ठीक है, अब बोतल को छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम उसको छोड़ देंगे तो वो वापस उछलकर जो है पृष्ठ पर आ जाती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने इससे क्या देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं क्या होता है कि जो पृथ्वी जो है वो एक आकर्षित बल होता है, जो पृथ्वी की तरफ उस वस्तु को आकर्षित करता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बोतल पर नीचे की दिशा में बल लगाता है। इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खिंचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है, तो दोनों चीज में हम देख रहे हैं, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है।
हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर है। जब बोतल डुबाई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल ऊपर की दिशा से बल इसके भार से अधिक होता है। ठीक है, वो इसके वेट से अधिक होता है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठती है। तो ये किस वजह से ऊपर उठती है और किस वजह से हम इसको धकेलते हैं, तो दोनों बल को हम इसके अंदर देख सकते हैं। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम बोतल को पानी के अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं और वो पानी जो है वो उसको ऊपर, जो बोतल है उसको ऊपर, बोतल पर जो है बल लगाता है जिससे कि वो ऊपर की तरफ आए, तो ये जो बल लगाते हैं बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है समझ में। ठीक है, अब वास्तव में किसी तरल में डुबाने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, कोई भी तरल हो, ठीक है, अगर आप किसी भी वस्तु को डुबोगे, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें तो हमने एक बोतल डुबोई, आप मग्गे को या फिर किसी को भी पानी के अंदर डुबो के देख सकते हैं, तो किसी भी वस्तु, मग्गा भी जो है वो ऊपर आता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सभी किसी भी तरल में जो है वस्तु को डुबोने पर जो है उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो हर तरल का जो है अपना अपना घनत्व होता है, तो घनत्व के ऊपर जो है एक उत्प्लावन बल क्या होगा इसका, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पानी के पृष्ठ पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं। ठीक है, हमने देखा है, जैसे हमने इसके अंदर देखा कि हम बोतल को डुबो रहे हैं उसके अंदर, तो वो ऊपर तैर रही है, तो वो क्यों तैरती है, तो इसका भी हम रीज़न देखेंगे कि क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्टिविटी है, पहली करेंगे हम। सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे जो कि पानी से भरा हुआ है। ठीक है, और एक लोहे की कील लेंगे। ठीक है, लोहे की कील हमारे पास, सबके पास घर में अवेलेबल होगी। ठीक है, तो एक आप पानी का भरा हुआ बीकर लो, इसके अंदर एक कील लो, कि एक लोहे की कील लेंगे और इसे हम पानी के अंदर डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी तो हमने ये की। अब एक हम सेकंड देखते हैं, इसके अंदर पानी से भरा हुआ बीकर लेंगे, एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लेंगे। ठीक है, कॉर्क होता है, कॉर्क का टुकड़ा जो है सेम उसी द्रव्यमान का, जो जिस द्रव्यमान की कील थी उसी द्रव्यमान का हम कॉर्क का टुकड़ा लेंगे और उसे भी हम पानी के पृष्ठ पर रखेंगे। तो हम क्या देखेंगे, क्या देखते हो आप इससे, इस एक्टिविटी करने से, इस एक्टिविटी को करने से हम ये देखेंगे कि जो कील होगी वो तो हमारी बीकर के नीचे जो है पैंते में बैठ जाएगी, मतलब नीचे चली जाएगी, लेकिन कॉर्क का टुकड़ा ऊपर ही तैरता रह जाएगा। तो इस प्रकार के, ऐसा ये देखो, आप फिगर में देख सकते हो कि पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है पर कॉर्क जो है वो तैरता रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न जानने के लिए हम इसका रीज़न जानते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि कील जो है वो डूब जाती है, कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। हम ये देख सकते हैं कि जो अंदर है कील को नीचे की तरफ खींचने के लिए बल कौन सा काम करेगा, पृथ्वी की तरफ खींचता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप कह सकते हैं कि कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो कि इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है। हमने गुरुत्वाकर्षण बल और हमने अभी कौन सा बल लिखा, उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींचता है और उत्प्लावन बल इसे ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गल बल से अधिक होती है। ठीक है, जो नीचे से लगने वाला बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो ज़्यादा है उत्प्लावन बल की अपेक्षा, तो इसकी वजह से जो है ये डूब जाती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये डूब जाती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। हम देखेंगे कि कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ऐसा उनके घनत्वों में अंतर के कारण होता है। ठीक है, घनत्वों में अंतर के कारण, तो घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, बात आती है कि घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, घनत्व जो है किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, जो एकांक आयतन का द्रव्यमान है उसे कहते हैं। ठीक है, आयतन आप जानते हो, किसी वस्तु द्वारा जो कितना जगह उसने वो कवर कर रखी है, तो वो उसका आयतन हो जाता है, मतलब कितनी वस्तु उसके अंदर समाहित हो रही है, वो आयतन कहलाता है। जैसे किसी बीकर के अंदर जितना पानी भरा हुआ है तो वो उसका आयतन हो गया। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि पदार्थ घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। तो इससे हम जो है अब ये कह सकते हैं कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि जो पानी का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है कॉर्क के घनत्व से। ठीक है, इसका अर्थ है कि कॉर्क पर
पानी का उत्प्लावन बल, ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि जो कॉर्क है उस पर पानी का जो उत्प्लावन बल होगा कॉर्क के भार से ज़्यादा होगा, इसलिए यह तैरता है। या फिर हमने ये भी देख लिया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उत्प्लावन बल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो है कील को तो नीचे कील जो है वो नीचे आ जाती है बीकर के पैंधे में, और कॉर्क जो है वो ऊपर तैरता रह जाता है। तो इसको हम घनत्व से भी कह सकते हैं। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है, द्रव के घनत्व से अधिक वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। यानी कि हम इसको घनत्व से भी कंपेयर कर सकते हैं कि घनत्व जो द्रव का घनत्व है, फॉर एग्जांपल द्रव क्या है, पानी है, तो पानी के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं जो है वो उस पर तैरती रह जाती है, और जो ज़्यादा घनत्व की होती है वो उसके अंदर डूब जाती है। तो ये इसके द्वारा जो है ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो अब ये बताइए कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा वो बताइए हमें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रणोद किसे कहते हैं। ठीक है, प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यह हमने किससे देखा, एक्टिविटी के थ्रू देखा था। जब हम कील को बुलेटिन बोर्ड पर लगाते हैं, बुलेटिन बोर्ड पर किसी चार्ट को लगाने के लिए हम जो बल लगाते हैं, तो वहां पर भी एक सतह, वस्तु की सतह यानी कि जो पिन है उसकी सतह से लंबवत लगने वाला बल है, तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, प्रणोद का। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, दाब। प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है दाब का फॉर्मूला हमारा क्या था, प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, और हमारी इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर की पावर -2, और हम पास्कल के सम्मान में इसको जो है पास्कल या फिर पीए के नाम से भी हम इसको एसआई मात्रक मानते हैं। नेक्स्ट है, सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। और उत्प्लावन बल हमने देख लिया, किसी भी वस्तु को अगर आप तरल में डुबोगे तो वो एक नीचे से जो है ऊपर के दिशा में जो बल लगाती है, ऊपर उस मतलब उसको धकेलती है, तो वो हमारा उत्प्लावन बल कहलाता है। तो किसी भी वस्तु को जब आप तरल में डुबोते हो तो वो वस्तु जो है एक उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। नेक्स्ट है, जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। यदि वस्तु का घनत्व डुबाए जाने वाले द्रव से अधिक होता है तो वे द्रव में डूब जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। अब आप जो है ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। उत्प्लावकता क्या होती है, अभी आपने पढ़ा उत्प्लावक बल किसे कहते हैं, अब बताइए उत्प्लावकता क्या होती है। तो अब हम देखते हैं उत्प्लावकता क्या होती है। जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जैसे हम किसी भी बाल्टी के अंदर बोतल को डुबो रहे थे, तो क्या कर रहा था, वो ऊपर की दिशा में एक बल लगा रहा था, जब तो वो बोतल बार बार ऊपर आ रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा उत्प्लावकता हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावकता कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी करिए आप लोग। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। यानी कोई द्रव है जिस पर द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, बता सकते हो आप लोग इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर कहेंगे कि उत्प्लावन जो है वो ऊपर की दिशा में कार्य करता है। आया समझ में। अब साथ में ये बताइए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है दाब का वो क्या होता है। दाब का हमारा फॉर्मूला होता है प्रणोद डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, और हमारे दाब का मात्रक क्या होता है, हमारा मात्रक होता है, हम इसको प्रणोद की और क्षेत्रफल की जो मात्रक है इनको इसके ऊपर प्रतिस्थापित कर निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम न्यूटन मीटर की पावर -2। और -2 पावर में क्यों आया, क्योंकि जो है डिवाइडेड में जो होता है वो इन्वर्स में चला जाता है, तो इस तरीके से न्यूटन मीटर की पावर -2 हम बोल सकते हैं।
अब आप लोग जो है वो अपने लिए गृह कार्य नोट कीजिए, ताकि हम जो कल की क्लास में आएंगे तो इसको हम सबका चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रश्न लिखिए सब। प्रश्न है, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कॉर्क का टुकड़ा था, हमने ऑलपिन या फिर किसी भी कील को, लोहे की कील को हम डालते हैं, तो वैसे ही उसी के जैसा एक क्वेश्चन है जिसमें ये दिया हुआ है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर आ जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसको आप जो है डिटेल में लिख के लेके आएंगे और कल सबकी कॉपी में ये चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से आज की तारीख में आज हमने ये पढ़ा, और आप इन सब के जो है हमारे और क्यों वस्तुएं डूबती या तैरती है, तो इसके एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के लाएंगे, और प्रणोद और दाब के जो है और ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ ढूंढ के लाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जो कि सेम इसी के जैसा है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इसके आगे जो है इसके आगे का जो टॉपिक है उसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उस एक्टिविटी को एक बार पढ़ के आना, और हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और कल की क्लास में फिर हम आगे का टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थैंक यू।